सेंसेक्स ने लगाई 525 पॉइंट की बड़ी छलांग। एनर्जी सेक्टर पर सरकार का फोकस बढ़ने से शेयर बाजार में आया जोश। बिजली और फर्टिलाइजर प्लांट को सस्ते में मिल सकती है नेचुरल गैस। भाव दोगुना करने के बाद सरकार ने दी सफाई। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने लगाया अपना जोर। अगले 6 महीने में 1,15,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा। रुपया अपनी कमजोरी पाटने के लिए लगा रहा है पूरा जोर। एक दिन में 80 पैसे मजबूत, 9 महीने की सबसे बड़ी छलांग। रुपए की मजबूती ने घटाई सोने की चमक। वायदा में भाव 25,000 के नीचे तक गया, लेकिन बाद में आई रिकवरी। चांदी 3% तक चढ़ी। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आगे बढ़ने से पहले दूसरी बड़ी खबरों पर डालेंगे एक नजर। कमजोर रुपए के चलते महंगा हुआ पेट्रोल। आज आधी रात से ₹2.25 कीमत बढ़ेगी। कमजोर रुपए और डॉलर महंगा होने से विदेशी सैर करने वाले घटे। ट्रैवल ऑपरेटर छूट देने को मजबूर। गुजरात का राजकोट है देश का उभरता हुआ शहर। कल हम लेंगे इसकी क्षमता और संभावनाओं का जायजा। अपनी खास पेशकश फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में। औसत ग्रोथ पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष मुंटेक सिंह की सफाई। सबको साथ लेकर चलने का दावा। देखिए सीएनबीसी आवाज पर थिंक इंडिया आयोजन की बड़ी बहस। शेयर बाजार के लिए पिछले 2 दिन बेहद शानदार रहे। लगातार पिटने के बाद बाजार ने पिछले 2 दिन में अपनी ज्यादातर गिरावट की भरपाई कर ली है। 2 दिन में सेंसेक्स 850 पॉइंट चढ़ा। आज सेंसेक्स ने 520 पॉइंट की ऊंची छलांग लगाई। ये पिछले 1.5 साल का रिकॉर्ड है। इसके साथ ही सेंसेक्स इस हफ्ते 3% चढ़कर बंद हुआ है। और बाजार में आज की तेजी को समझते हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल, कल के ऐलान के बाद ये तो पता था कि सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी आएगी, लेकिन किस तरह का पैटर्न देखा दिन भर? शानदार तेजी का माहौल आज बाजार में देखने को मिला और एक से ज्यादा फैक्टर्स इसके पीछे काम करते हुए दिखे। सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट्स को क्रेडिट देनी ही होगी, क्योंकि लगातार तीसरे दिन सारे दुनिया भर के बाजार मजबूत होते हुए दिखे और वहीं से भारतीय बाजारों को सहारा मिला। लेकिन इसके अलावा बाजार खुलने से पहले रुपए ने भी काफी अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत की और आज के सेशन में लगभग 1.5% के आसपास की तेजी रुपए में आती हुई नजर आई। वो भी भारतीय बाजारों को सहारा देती हुई दिखी। तो 2 दिनों से रुपए में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली और उससे ऊपर सबसे बड़ा फैक्टर जो था आजकल के सरकार के अहम फैसले। सरकार ने जिस तरह से नेचुरल गैस की दाम दुगुने करने का फैसला किया, उसने बाजार में जोश भरा और खासतौर से इसका इंपैक्ट ऑयल एंड गैस सेक्टर के दिग्गज शेयरों पर आना था, जिनका सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छा खासा वजन है। तो ये 3 बड़े फैक्टर्स रहे जिसने बाजार में जोश भरा। और दूसरी बात ये भी, कल की तेजी ज्यादातर वायदा कारोबार की एक्सपायरी की वजह से शॉर्ट कवरिंग से आती हुई दिखी, लेकिन आज की तेजी के पीछे ज्यादा वजह साफ तौर पर खरीदारी की थी। और अनिल जी, आज की तेजी की अगुवाई अगर हम देखें, वैसे वहां पर पेट्रोल शेयर्स थे और दूसरे ऑयल एंड गैस शेयर थे, लेकिन फिर भी आज और कौन से शेयर थे जो आगे रहे, बाजार को इतना ऊपर खींच के ले गए? पहली बात तो ये कि जहां बाजार खुले वहीं से ही दिन भर में काफी अच्छी मजबूती दिखाते हुए नजर आए और स्लो एंड स्टडी दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर बाजार बंद होने में कामयाब रहे। ये एक अच्छी बात है। तो तेजी पूरी तरह से स्क्रीन पर हुई है। दूसरी बात ये, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी आखिरी 1 घंटे में और अच्छी बढ़त लेने की कोशिश की, तो उन्होंने भी कैचअप रैली दिखाई। अब जहां तक सवाल आज के शेयरों का है, जाहिर सी बात है कि ऑयल एंड गैस स्पेस ने मजबूती दी। ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में तेज उछाल दिखा। वहीं बीपीसीएल, गेल, इनफैक्ट छोटे शेयर इसी स्पेस के जीएसपीएल जो 9-10% मजबूत होते हुए दिखे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में भी अच्छा उछाल दिखा। तो पूरी स्पेस काफी मजबूत थी। सिर्फ ऑयल इंडिया को छोड़ दें जो गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखा, इस डर से कि शायद पावर और फर्टिलाइजर कंपनियों को गैस सस्ते दाम पर दी जाएगी और इन पर सब्सिडी का बर्डन थोड़ा आएगा, तो थोड़ी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन उसके बावजूद ये शेयर मजबूत है। लेकिन निफ्टी पर चढ़ने वाले दूसरे शेयरों में जिंदाल स्टील आज का स्टार परफॉर्मर सबसे ज्यादा मजबूती के साथ बंद हुआ, 8% ऊपर। रिलायंस इंफ्रा, टाटा पावर भी मजबूत ही रहे। लेकिन इनके अलावा पीएसयू बैंक्स में, पीएसयू स्टॉक्स में अगर देखें तो आज काफी तेजी हुई। तो सारी सरकारी कंपनियां आज बढ़ने में आगे रही और इन फैसलों का सबसे ज्यादा फायदा सरकार को ही होता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। भेल 7% की मजबूती के साथ बंद हुआ। कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आज जो नजर आए बाजार में, आईएफसीआई 20% का उछाल, बैंकिंग लाइसेंस के लिए अर्जी देने का फैसला इस स्टॉक के लिए काफी अच्छा साबित होता हुआ दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस हाई बीटा स्टॉक आज मजबूती के साथ बंद हुआ। वहीं पीटीसी में भी 9% का उछाल दिखा। चंबल फर्टिलाइजर आज काफी रिकवर करता हुआ दिखा।
बाजार 7-8% मजबूत बंद हुआ। खबरें ये आई थी कि शायद इन्हें $8.4 पर गैस ना खरीदनी पड़े। उसके बाद ये सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स मजबूत होते हुए दिखे। वहीं क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने $125 तक बायबैक करने का ऐलान किया है और उसके बाद स्टॉक पे 9% का उछाल दिखा। जी शुक्रिया अनिल इस सारे राउंड अप के लिए। दरअसल पिछले दिनों शेयर बाजार की गिरावट के पीछे चिंता ये थी कि QE3 जल्द खत्म होने से FII निवेश घट जाएगा, लेकिन आज इसका उल्टा हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कुल 1,691 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इसमें से शेयरों पर 688 करोड़ रुपए लगाए गए, जबकि इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,124 करोड़ की खरीदारी हुई है। और अब देखते हैं कि हमारे बाजारों के लिए विदेशी बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं। चलते हैं हमारे सहयोगी जॉयनील मुखर्जी के पास। जॉयनील, किस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं सोमवार के लिए? देखिए, इस समय लग रहा है कि 3 दिन की जो रैली चल रही थी यूएस में, उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और महीने का आखिरी कारोबारी दिन है, तो यूएस में थोड़े से जो ट्रेडर्स हैं वो कॉशियस हैं। अगर आप देखेंगे यूएस में काफ़ी हद तक फ्लैट ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है, और ये इसलिए भी क्योंकि डाउन ने 15,000 के स्तर को छुआ, उसके ऊपर गया और अब फिर वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग। नैस्डैक फ्लैट एकदम, S&P में भी आप देखेंगे एकदम फ्लैट कारोबार। सबकी नजरें हैं सितंबर में, क्योंकि वहां पर बोला जा रहा है कि पॉलिसी में शायद कुछ अनाउंसमेंट आए QE3 यानी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग को लेकर, कि वो कब रुकेगा, कब उस पर ब्रेक लगेगा। कमोडिटी मार्केट पर भी अगर आप नजर डालेंगे उसी का असर पड़ रहा है। सोना अगर आप देखेंगे 3 साल के निचले स्तरों पर चला गया है, और अगर सचमुच हम हिस्ट्री की ओर जाएं तो 1968 में जो क्वार्टर था उससे भी वर्स्ट क्वार्टर सोने के लिए फिलहाल चलता हुआ दिख रहा है। ये इसीलिए क्योंकि डर है लोगों को कि ये जो पैसा आ रहा था, जो स्पेकुलेटिव प्रीमियम बना हुआ था सोने में, वो जल्द निकल जाएगा, और इसलिए आप देख रहे हैं सोने में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला था। अब अगर आप देखेंगे 1200 के लेवल पे थोड़ा सा सपोर्ट है, क्योंकि बहुत टूट चुका है, तो शायद इसी लेवल पे थोड़े समय रहे। लेकिन हम देखेंगे कि फिलहाल चांदी पर भी एक नजर डाल लेते हैं, वहां पर किस तरह का ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर भी काफी प्रेशर था, और हम देख रहे हैं कि अब $19 के आसपास थोड़ा सा सेटल होता हुआ, थोड़ा सा कंफर्ट लेता हुआ इस समय नजर आ रहा है। कच्चे तेल पर भी एक नजर डालना जरूरी है, और कच्चा तेल भी काफी रेंज में, टाइट रेंज में मूव करता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड खासकर अगर आप देखेंगे $3 की रेंज है, $100 से $103, और वहीं पर ट्रेड कर रहा है अपर एंड पे। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा फ्लैट ट्रेड होता हुआ। जी जॉयनील, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो मार्केट्स के अलावा, इंटरनेशनल मार्केट्स के अलावा, जॉयनील यहाँ बता रहे थे कि सोने चांदी में किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। और अब सोने चांदी पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं SMC कॉमस्ट्रेट के रवि सिंह। रवि, आपने शायद सुना होगा अभी, और सोने में जिस तरह से गिरावट के बाद एक रिकवरी हम आते हुए देख रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है, और ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, जो इंडियन मार्केट में या फिर आप बाहर के मार्केट को देखें, जो इस समय रिकवरी देखने को मिल रही है, वो यहाँ पर देखें तो एक सेंटिमेंटल बाइंग यहाँ पर है। और खासतौर से अगर आप देखें तो माइनिंग की कॉस्ट जो है वो उसके पास गोल्ड पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं से एक इन्वेस्टर को ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि माइनिंग के प्रोडक्शन में थोड़ा सा इश्यू करें, या फिर माइनिंग के प्रोडक्शन कम हो, जिसकी वजह से वापस से गोल्ड में बाइंग देखने को मिले। साथ ही एक अभी फेड के एक मेंबर का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने जो QE बंद करने की बात करी है वो डेटा के बेस पे बंद करने की बात करी है। जब तक डेटा सपोर्ट नहीं देंगे तब तक हम, ऐसा नहीं है कि हम बंद कर देंगे। वो गलत स्टेटमेंट लिया गया है, जिसके बाद से ये गोल्ड और सिल्वर में जो एक पुल बैक देखने को मिला है खासतौर से। और यहाँ से देखें तो जो अभी मिशिगन सेंटीमेंट का जो डेटा आया वही बहुत अच्छा नहीं आया, जिसके बाद से गोल्ड में तेजी देखने को मिली। फिलहाल इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर अभी गोल्ड में थोड़ी सी बाइंग और लेवल, अगर 325 का जो रेट चल रहा है, यहाँ से कम अभी आप 200 से 300 रुपए तक अपसाइड आपको और देखने को मिल सकता है। चलिए, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए सोने में निवेश करने की सलाह। शुक्रिया रवि हमसे बात करने के लिए। और अब बात करते हैं रुपए की, जो आज डॉलर के मुकाबले 60 के नीचे बंद होने में कामयाब हुआ। अब $1 का भाव $59.38 हो गया है। आज शुरुआत में डॉलर का भाव 60 रुपए के बेहद करीब था, मगर बाद में इसकी मांग घटी और भाव 60 के नीचे आ गया। दरअसल कल फेडरल रिजर्व अधिकारियों ने बयान दिया था कि QE3 में कमी होने में अभी वक्त है, इसका सहारा रुपए को मिला है। साथ ही सरकार ने जो रिफॉर्म्स के फैसले लिए हैं उनसे भी सेंटिमेंट में सुधार देखने को मिल रहा है। इधर रुपए की कमजोरी जेब पर भारी पड़ गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतें करीब $2 तक बढ़ा दी हैं। तेल कंपनियों की दलील है कि रुपए की कमजोरी की वजह से उनका घाटा लगातार बढ़ रहा था। हमारे संवाददाता वीरेंद्र व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, कितनी कीमत में इजाफा हुआ है, कब से लागू हो रहा है, क्यों बढ़ाई गई है?
जी देखिए, जैसे कि हमने आपको पहले भी खबर दी थी कि जो रुपए में कमजोरी आ रही है उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल के दाम बढ़ा सकती हैं और आज कंपनियों ने जो दाम है वो बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ये जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं ये करीब ₹1.82 प्रति लीटर बढ़ेंगे, पर जब ये आप तक पहुंचेगा तो ये जो बढ़ोतरी होगी टैक्स मिलाकर करीब ₹2.25 तक होगी। कंपनियों का कहना है कि ये जो दाम बढ़ाए हैं उन्होंने इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो रुपए की कमजोरी है। अगर जो पिछली बार बढ़ोतरी हुई थी, जैसा कि हमने देखा था 15-16 जून को जो बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद से अगर अभी तक देखा जाए तो जो डॉलर के मुकाबले रुपया है वो ₹2 तक कमजोर हो चुका है। और अगर ₹1 कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उन पर वहां पर जो पेट्रोल की लागत है वो करीब ₹1.35 तक बढ़ जाती है और इसी कारण कंपनियों ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। इसके पीछे जो दूसरा कारण कंपनियों ने गिनाया है वो है जो क्रूड के दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें जो पिछली बढ़ोतरी हुई थी उसके बाद से अभी तक क्रूड के दाम देखें तो उसमें भी करीब $2 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो कंपनी का कहना है कि इसकी वजह से उनका घाटा बढ़ रहा था और इसी कारण उन्होंने ये पेट्रोल के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का घाटा देखें तो उन्हें अभी भी जो हाई स्पीड डीजल है वहाँ पर ₹8.60 प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। साथ ही जो LPG सिलेंडर है उस पर भी उनको करीब ₹368 का घाटा हो रहा है। कंपनियों का ये कहना है कि अभी भी उन्हें जो घाटा है वो करीब 1,18,000 करोड़ का हो रहा है और साथ ही कंपनियों ने ये भी कहा है कि आगे भी उनकी जो नज़र है वो रुपए के ऊपर रहेगी कि कैसे अगर रुपया अगर ज़्यादा कमज़ोर होता है डॉलर के मुकाबले तो वहाँ पर आगे जाकर और पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। जी वीरेंद्र, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अपना जोर लगाया है। प्रधानमंत्री ने अगले 6 महीने में 1,15,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने को लेकर सरकार ने क्या लक्ष्य रखा और क्या ये भी बताया कि वो लक्ष्य को पूरा कैसे करेंगे? देखिए, इस बैठक में कारोबारी साल 2013-14 के लिए जो लक्ष्य तय किया गया है हर सेक्टर के हिसाब से, तो उसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जोर सिविल एविएशन सेक्टर पर दिया गया है। जो लक्ष्य रखा गया है इस प्रधानमंत्री की बैठक में, उसमें खास तौर से कहा गया है कि भुवनेश्वर और इम्फाल में 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अवार्ड किए जाएँ। आगरा, इलाहाबाद, ग्वालियर जैसे 50 शहरों में नए लो कॉस्ट एयरपोर्ट खोले जाएं। नवी मुंबई, कानपुर समेत 8 शहरों में 8 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी दी जाए, यहाँ पे अवार्ड दिए जाएं। दूसरा जो फोकस रहा इस सेक्टर में वो था पोर्ट सेक्टर को लेकर के। यहाँ पे आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 2 नए पोर्ट को अवार्ड करने की बात कही गई है। रेलवे पर भी खासा जोर दिया गया है। कहा गया कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रुके हुए हैं, उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पर लाया जाए। इसके लिए प्लानिंग कमीशन, रेल मिनिस्ट्री और खासतौर से वित्त मंत्रालय तीनों मिलकर काम करेंगे और एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया जाएगा जो इस बात का ध्यान रखा है कि इन सारे प्रोजेक्ट को कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इस तरह रोड रेल टैरिफ अथॉरिटी बनाने की बात जल्द से जल्द इसको मंजूरी दी जाएगी कैबिनेट से, इसका भी लक्ष्य लगभग एक तरह से तय किया गया है। इसके अलावा हमने कहा कि हर सेक्टर के हिसाब से अगले 6 महीने के भी लक्ष्य तय किए गए हैं। अगर अगले 6 महीने में देखें तो इन्होंने कहा कि 1,15,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले प्रोजेक्ट को अवार्ड कर देना है, इनको पटरी पर ला देना है। इसमें खास तौर से जो मुंबई एलिवेटेड रेल कॉरिडोर है जिसकी लागत 30,000 करोड़ रुपए है वो इसमें शामिल है। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2 लोकोमोटिव प्रोजेक्ट हैं। 25,000 करोड़ रुपए से बनने वाले एक एक्सप्रेसवे है और 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2 एयरपोर्ट हैं। ये सारे 6 महीने के भीतर इन सारे प्रोजेक्ट को अवार्ड कर देना है और उनको तेजी लाना है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सरकार की एक और कोशिश की किस तरीके से पॉजिटिव सिग्नल दिया जाए तमन्ना, और ये शायद उसी का नतीजा। और ये पॉजिटिव सिग्नल कल भी हुआ था। नेचुरल गैस का भाव दुगना करने को सरकार की मंजूरी, लेकिन क्या सबको महंगी मिलेगी गैस और इससे एनर्जी सेक्टर को कितनी मदद मिलेगी, जानेंगे पूर्व बिजली सचिव अनिल राजदान से ब्रेक के बाद। गैस कीमतों में दुगनी बढ़ोतरी करने के बाद आज सरकार ने मामले पर सफाई दी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आज कहा कि देश में तेल और गैस में निवेश सुधारने के लिए नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ानी जरूरी थी। गैस की कीमतें कम होने के कारण देश में गैस उत्पादन दिनों दिन घटता जा रहा है। वित्त मंत्री के मुताबिक गैस की कीमतें बढ़ने से पावर और फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ सकती है, इसलिए सरकार ने अभी सिर्फ गैस आउटपुट की कीमतें तय की है। सरकार गैस की इनपुट कीमतें आगे तय करेगी। पावर फर्टिलाइजर सेक्टर को सस्ती गैस मिले, इसका मुद्दा अलग से सुलझाएंगे। 1 अप्रैल से पहले पावर फर्टिलाइजर के लिए गैस के दाम तय होंगे। We are only fixing the output prices. When gas is supplied to power, when gas is supplied to fertilizer industry,
what is the price at which it should be supplied to a power plant, what is the price it should be supplied to a fertilizer plant in order to make power affordable and fertilizer affordable will still be decided. That can still be decided between now and 1st of April. Power cannot become unaffordable. Obviously, fertilizer cannot become unaffordable to the consumer. So we will have to fix the input price of gas in course of time, which we will do. पेट्रोलियम सचिव विवेक राय ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने अभी रंगराजन के फॉर्मूले को ही मंजूरी दी है, कीमत को नहीं। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि पावर फर्टिलाइजर सेक्टर को किस भाव पर गैस देनी है, इसका फॉर्मूला बाद में तय किया जाएगा। सरकार ने रंगराजन कमेटी की ओर से सुझाए गए फॉर्मूले को मंजूरी दी है, किसी कीमत को मंजूरी नहीं दी है। जो अटकलें लगाए जा रहे हैं कि $8.4 पर MMBTU होगा या फिर इससे ज़्यादा या कम हो सकता है। एकदम सही कह रहे हैं आप, कोई कीमत को मंजूरी नहीं दी गई है, एक फार्मूला को मंजूरी दी गई है और उस फार्मूला के हिसाब से जो भी कीमत आएगी वो हर क्वार्टर पे उसको कैलकुलेट करेंगे और वो फिर नोटिफाई करी जाएगी। आपके हिसाब से 1 अप्रैल 2014 जब लागू किया जाएगा तो उस वक्त कीमत क्या आ सकती है? कुछ आप लोगों ने अनुमान लगाया जब फैसला ले रहे थे उस वक्त? कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है, जो ऐसे मार्केट में जहाँ पे दाम रोज़ बढ़ते हैं घटते हैं, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम इसको नोटिफाई करते तो करीब $6.3 पर MMBTU की प्राइस आती। अब 1 अप्रैल 2014 को क्या प्राइस आएगी उसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है $7 या $8 के बीच में रहे वो। ये जो आपने फार्मूला तय किया है, इसके हिसाब से ये सिर्फ जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए कीमत तय करने का फार्मूला है। जो कंज्यूमर होंगे, जो बायर होंगे, उनके लिए आप अलग से तय करेंगे। आपने कहा कि इसे हम क्वार्टरली रिव्यू करेंगे, तो क्या मानना चाहिए इसी क्वार्टरली रिव्यू के अनुपात में, उसी के रेशियो में, उसी फार्मूले के आधार पर हम जो आउटपुट प्राइस जो होगा, जो कंज्यूमर जिस प्राइस पे लेगा, वो भी हर तिमाही पर रिव्यू होता रहेगा? अब ये हम लोग तो हर क्वार्टर में प्राइस नोटिफाई करेंगे जिस दाम पे वो लोग गैस बेचेंगे, और अगर फर्टिलाइज़र को जाएगी या पावर को जाएगी वो उसका कैसे अरेंजमेंट करेंगे, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे और कैसे वो पास ऑन करेंगे, वो पावर मिनिस्ट्री, फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री को तय करना पड़ेगा। उसके बारे में इस वक्त मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर अभी समय है क्योंकि 1 अप्रैल 2014 से लागू होगा, तो अगले कुछ महीनों में इन सब चीज़ों पर फैसला कर लिया जाए। और इस फैसले के बाद सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही गैस के दामों में और बिजली के दामों में कितना इजाफा होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है पूर्व ऊर्जा सचिव अनिल राजदान। राजदान साहब, स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। ये फैसला तो हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि इसका इम्पैक्ट किस तरह से होते देख रहे हैं आप? एग्जैक्ट जो कैबिनेट डिसीजन है उसको तो मैंने देखा नहीं है, बट जो पहले आता रहा है उसके मुताबिक जो अब पता चल रहा है करीब $8-8.5 शायद कीमत समझी जाती है, जो कि कंज्यूमिंग एंड पे आएगी, मतलब जो जनरेटर के पास आएगी। इससे यह है कि रफली आपको ये अनुमान लगाना चाहिए कि 1 से करीब ₹1.5 पर यूनिट होती है फिक्स कॉस्ट। उसके ऊपर रुपये की और डॉलर की मौजूदा पैरिटी देखते हुए करीब 35-40 पैसे आपको फी डॉलर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आजकल ये हो रहा है कि अगर किसी ने अपना प्लांट 12 घंटे या 20 घंटे चलाना है या ज़्यादा चलाना है, तो उसको अगर वो अपने वहाँ से वो पावर बेच रहा है 5 या 6 रुपए की, वो कंज्यूमर के ट्रांसमिशन पहुँचते तक और AT&C लॉसेस करते तक अगर वो उसको 7, 8, 9 रुपए की पावर पड़ जाती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मौजूदा उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है, माली हालात हैं, उसको देखते हुए वो बेच पाएगी कि नहीं और ख़रीद पाएगी कि नहीं, कि सिर्फ पीकिंग पावर के तौर पर चंद घंटों के लिए ये पावर ली जाएगी। और जब उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो ब्राउन आउट कर दे या लोड शेडिंग कर दे, तो उस हालात में वो ये पावर खरीदना चाहेगी कि नहीं। जी, लेकिन राजदान साहब, काफ़ी अहम सवाल आगे आ जाता है। जी, यही हम पूछना चाह रहे हैं कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हुए, क्या इन बढ़ी हुई कीमतों को एब्जॉर्ब कर पाएंगे? मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी जो एक्सचेंज की पावर है वो 2-2.5 रुपए पर यूनिट वाली पावर भी नहीं उठ रही है। साथ इसके जो लॉन्ग टर्म PPAs ऑफर हो रहे हैं वो करीब
₹4 से ऊपर ही हैं, मगर 5 से नीचे हैं। तो इसको देखते हुए ये अगर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट चेंज है ये कीमत, वो देखने वाली बात होगी कि आगे जाके क्या होगा। और इन एनी केस अभी तो अप्रैल आना है, और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्री में जहां की गैस प्राइसेस काफ़ी गिरी हैं, कोल का सब्स्टिट्यूशन गैस से हुआ है, वो तो अब ये भी कह रहे हैं कि जी हमारा क्लीनर एनवायरनमेंट हो गया, मगर इतने साल इतनी धनवान कंट्री ने ये क्लीनर ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं किया? इकोनॉमिक्स है कि जो चीज़ कंज्यूमर को सस्ती पड़ेगी, जनरेटर को सस्ती पड़ेगी, वो कोशिश करेगा, वही फ्यूल लेगा। तो मुझे ये दिखता नहीं कि कोल पे से प्रेशर इन कीमतों से घटेगा, बल्कि शायद कोल पर प्रेशर और बढ़ जाए अगर ये कीमतें गैस की रहेंगी। जी, ये काफी एक आगे की बात बता रहे हैं यहाँ पर पूर्व ऊर्जा सचिव अनिल राजदान कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके आगे जाने वाले दिनों में। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे विपिन। अब ब्रेक के बाद बजाज ऑटो के चाकन प्लांट में आज चौथे दिन भी जारी रही हड़ताल। और ग्रोथ सुस्त रही या फिर सबको साथ लेकर चलने की हुई कोशिश, सुनिए बड़ी बहस CNBC आवाज पर इस ब्रेक के बाद। बजाज ऑटो के चाकन प्लांट में आज चौथे दिन भी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। राहत की बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा हड़ताली कर्मचारी फिर से काम पर लौट चुके हैं। हड़ताली कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी करने या उसके बदले कंपनी का शेयर देने की मांग कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने कर्मचारियों की मांगों को ठुकरा दिया है। चाकन प्लांट में हर रोज करीब 3000 गाड़ियों का उत्पादन होता है। कंपनी का कहना है कि चाकन प्लांट में करीब 25% प्रोडक्शन फिर से शुरू होने की उम्मीद है। अबू सलेम पर हमले की जांच होगी और स्नोडेन को पकड़ने की जल्दी में नहीं है ओबामा। देखते हैं देश विदेश की बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट में। कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों ने CRPF पिकेट पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। हमले में एक जवान घायल हुआ है। यह हमला सोपोर के बस स्टैंड के पास किया गया। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सेना ने अभियान तेज कर दिया है। गैंगस्टर अबू सलेम हमला मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया है। मुंबई के तलोजा जेल में अबू सलेम पर हमला किया गया था। सलेम पर हमला करने वाले देवेंद्र बाबूराव के खिलाफ हत्या करने की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में जितेंद्र सिंह नाम के बुकी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि जितेंद्र फिक्सिंग नेटवर्क का महत्वपूर्ण बुकी है और इस मामले में गिरफ्तार किए गए ज्यादातर खिलाड़ियों के संपर्क में था। जितेंद्र सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने लोकसभा चुनाव से पहले वापस बीजेपी में लौटने या फिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर उनसे बात करे तो वो इस पर विचार कर सकते हैं। येदियुरप्पा ने बीजेपी से ही अलग होकर कर्नाटक जनता पार्टी बनाई है। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना कर दिया गया है। इस यात्रा के लिए आधिकारिक तौर पर 12,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। श्रद्धालुओं के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि मोस्ट वांटेड स्नोडेन की गिरफ्तारी के लिए उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। ओबामा ने कहा है कि स्नोडेन को हासिल करने के लिए उनकी सरकार कोई सौदेबाजी नहीं करेगी। माना जा रहा है कि स्नोडेन इस वक्त रूस में है और इक्वाडोर में शरण लेने की कोशिश में है। स्नोडेन पर जासूसी करने का आरोप है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। हालांकि उनकी सेहत में कुछ सुधार हुआ है। फेफड़े में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद मंडेला को 3 हफ्ते पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। मंडेला की बेहतरी के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सोने की बिक्री कम करने की सरकार की कोशिशों में अब निजी बैंक भी हाथ दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं विपिन। जी, HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से अब नहीं मिलेगी सोने की ज्वेलरी। पूरी डिटेल थोड़ी देर। सेंसेक्स ने लगाई 525 पॉइंट की बड़ी छलांग। एनर्जी सेक्टर पर सरकार का फोकस बढ़ने से शेयर बाजार में आया जोश। बिजली और फर्टिलाइजर प्लांट को सस्ते में मिल सकती है नेचुरल गैस। भाव दुगना करने के बाद सरकार ने दी सफाई।
इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने लगाया अपना जोर। अगले 6 महीने में 1,15,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा। रुपया अपनी कमजोरी पाटने के लिए लगा रहा है पूरा जोर। एक दिन में 80 पैसे मजबूत, 9 महीने की सबसे बड़ी छलांग। रुपए की मजबूती ने घटाई सोने की चमक। वायदा में भाव 25,000 के नीचे तक गया, लेकिन बाद में आई रिकवरी। चांदी 3% तक चढ़ी। नेटवर्क 18 की पहल थिंक इंडिया डायलॉग का मकसद है मौजूदा मुद्दों पर विचारोत्तक बहस। और आज दिल्ली में थिंक इंडिया ने आयोजन में इसकी बानगी दिखी। इस बात पर जोरदार बहस हुई कि क्या यूपीए सरकार का परफॉर्मेंस एनडीए के जमाने से भी खराब रहा है। बहस की शुरुआत की नेटवर्क 18 ग्रुप के फाउंडर और एडिटर राघव बहल ने। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दोनों कार्यकाल से बेहतर काम पिछली सरकार ने करके दिखाया था। साथ ही सरकार को जो मौके भी मिले वो उसका फायदा नहीं उठा पाई। लेकिन अर्थशास्त्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मुंटेक सिंह अहलूवालिया इससे सहमत नहीं दिखे। उन्होंने अपने तथ्यों से इस तर्क को काटा। The last two governments, UPA 1 and UPA 2, the last 9 years, have seen a fairly dramatic shift to left of center, where the role of the state has expanded, the balance sheet of the state has expanded, the space for private enterprise has diminished in these 9 years. That's a trend that I think is fairly visible and discernible between these two phases. It is not true that policy has been reversed. It is not true that we have become, in some sense, more statist. What is true, and this is very important, what is true is that the role of government is being more intelligently defined. There's a clear recognition that government money should not be used where private sector investment can do the right job. In 2004, few people would remember that the consumer price inflation of this country was 3.9%. For the last 3 years, the consumer price inflation in this country has been 10%. It has never been as stubbornly stuck in double digits as it is now. If you look at the current account deficit of the country, again, few people would remember that in 2004, we had 3 years running of a current account surplus. We had 3 years running of a current account surplus. We are today grappling with a current account deficit, which is very ominous. If you're going to compare a UPA period with an NDA period, it seems to me elementary statistics to look at average performance. These are governments that have been there for a certain period. So what is the average? The average is that if you look at the 9 years of the UPA 1 and 2 put together, you get an average growth rate of over 8%. If you look at the NDA average, you get an average growth rate of 5.7. True that in the last day of the government, it looked as if growth was picking up. You said the global situation also very difficult, very good. And true, right now, the growth rate has slowed down, but the global situation is also very bad. So quite frankly, I think it's comprehensively wrong, and I say this with the greatest respect, to compare the UPA growth performance adversely with the previous 7 years. I really don't believe any elementary statistical or economic test would justify that. 2010 onwards, the West had gone into a lull. China was struggling. That was the period in which we somehow did not capitalize enough on the opportunities that India had, because money was available in the world at 0% interest rates, an unprecedented situation. If India had increased the absorptive capacity of its own economy, if India had changed its laws, if India had rolled out the red carpet for investments, we could have actually used this period of adversity to our opportunity, to made an opportunity out of that. As I think you yourself said, I mean, this is a year in which the Eurozone contracted, in which China dropped about 2.5 percentage points in growth, in which Brazil has grown at less than 1%. So quite frankly, not to relate the deterioration of India's performance to an extraordinarily adverse global situation is surely exaggeration. और
थिंक इंडिया डायलॉग में इकोनॉमी, पॉलिटिक्स जैसे मुद्दों पर हो रही बहस में शीला दीक्षित ने कहा कि सरकार सुधार लाने में नहीं कतराती है, लेकिन जल्द से जल्द फैसले लागू करने के लिए पूरे सिस्टम को सुधारने की सख्त जरूरत है। इसके लिए सिर्फ सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। Political will is there. We face an election every 5 years, so we have to have a political will. If we don't have a political will, people will take us out like they did to many other governments. But we also have to think of systems. The systems, the bureaucratic systems, the decision-making systems, which in many, many cases have become very archaic. That's where we should concentrate. It takes too long, it's very cumbersome. Some of the acts which are there date back to 1908 and 1895. We need to change all that. अब आप अपने HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोना खरीदने में नहीं कर पाएंगे। HDFC बैंक ने अपने सभी ब्रांचों को सख्त निर्देश दिए हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोना खरीदने में नहीं होना चाहिए। दरअसल बढ़ते करंट अकाउंट घाटे पर लगाम लगाने के लिए सरकार सोने की मांग घटाने में लगी है। सरकार की इस कोशिश में वित्तीय संस्थान भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। HDFC बैंक से पहले रिलायंस कैपिटल ने पिछले हफ्ते सोने से जुड़े प्रोडक्ट बेचने पर रोक लगा दी थी। और हम हर दिन आपको बता रहे हैं कि देश की हॉट प्रॉपर्टी लोकेशन कहां है। और आज पुणे और कोलकाता में अच्छा रिटर्न देने वाली प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे आपको, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस हफ्ते हमने आपके लिए चलाई एक खास सीरीज प्रॉपर्टी हॉटस्पॉट, जहां पर हमने आपको देश के अलग अलग शहरों के वो इलाके बताए जहां पर आप कमा सकते हैं प्रॉपर्टी पर शानदार रिटर्न। और आज हम अपनी इस खास सीरीज का समापन करने जा रहे हैं देश के दो बेहतरीन शहरों के साथ। पहला देश का एक बड़ा एजुकेशन सेंटर और अब उभरता IT हब पुणे, और दूसरा भारत के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी मार्केट कोलकाता। इन दोनों ही शहरों में कहाँ हैं बेहतर निवेश के मौके, कहाँ कमा सकते हैं आप शानदार रिटर्न। आइए देखते हैं क्या कहती है JLL की इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट रिपोर्ट। एक नज़र डालते हैं। पिछले एक हफ्ते से हम आपको ये तमाम शहर बता रहे थे, लेकिन आज हम बात करेंगे पहले पुणे की और देखते हैं कि पुणे में किस जगह को चुना। इस रिपोर्ट ने विमान नगर यानी पुणे का पूर्वी हिस्सा इन्होंने चुना है। काफी बेहतरीन लोकेशन, और सप्लाई साइड पे जब हम रोज इसे देखते हैं तो 2013 के पहले हाफ में यहाँ पर करीब 5000 यूनिट की सप्लाई, लेकिन देखिए लगातार कम होती जा रही है। अब कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन यहाँ पर कैसा हो रहा है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। यहाँ पर आपको साल दर साल करीब 10% का रिटर्न मिल रहा है। हालांकि हमने कल देखा दक्षिण भारत में जो शहर थे वो 12 से 14% का रिटर्न दे रहे थे, यहाँ पर भी लेकिन 10% का एक बेहतरीन ईयरली रिटर्न आ रहा है। दूसरा शहर जो है कोलकाता, वहां पर भी नजर डाल लेते हैं। कोलकाता में किस जगह को चुना है, तो चुनते हैं राजारहाट। एक ऑब्वियस सी चॉइस है क्योंकि बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी पुराने कोलकाता से एकदम अलग आपको नोएडा या हैदराबाद जैसा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर नजर आएगा। लेकिन ये देखिए सप्लाई साइड पे 2013 में सिर्फ 1000 यूनिट और उसके बाद कोई सप्लाई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफी सप्लाई यहां पर है जो अभी तक बिकी नहीं है। यही कारण है कि आगे सप्लाई हमको बहुत कम या निल होती हुई दिख रही है। कैपिटल वैल्यू कितनी यहां पर बढ़ रही है वो देख लेते हैं, 8.2%। जिस तरह का मार्केट है, जिस तरह की सुस्ती है कलकत्ता के मार्केट में, उस लिहाज से ये रिटर्न बुरा नहीं कहा जा सकता। और साथ ही कि जहां आप निवेश करेंगे वो इलाका नो डाउट आगे चल के बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। और अब रोज की तरह हमारे साथ मौजूद है JLL के कंट्री हेड और चेयरमैन अनुज पुरी। उनसे बात करेंगे कि उनकी रिपोर्ट में आखिर ये दोनों इलाके क्यों आए। अनुज, पहले बात पुणे की कि आपने हिंजेवाड़ी, वाकड़, ये जो उभरते हुए IT हब कह लीजिए या नए एरियाज है, इनको छोड़ के एकदम ईस्ट ऑफ द पुणे विमान नगर क्यों चुना? इसके 3-4 रीजंस थे। एक तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी थी, एक इसके अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। एक यहाँ पे पहले ऑफिसेज नहीं होते थे, ऑफिसेज आपके 2 साइड पे होते थे, हड़पसर एक साइड पे और मगरपट्टा एक साइड पे, पर वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आती थी विमान नगर से। सो क्लियरली आज की डेट पे अगर हम देखें तो इसकी कनेक्टिविटी, इसमें जो ऑफिसेज बन गए हैं विमान नगर के अंदर, एंड जो वर्किंग पॉपुलेशन वहीं पर ही रहती है। पहले उसको बाहर जाना पड़ता था, आज की डेट पे वहीं पे ही उसको काम मिल जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वहां पे हम कैपिटल एप्रिसिएशन इन परसेंटेज टर्म्स ज्यादा समझते हैं देन हिंजेवाड़ी। अनुज, इस रिपोर्ट में कोलकाता की अगर बात करें तो आप राजारहाट का जिक्र भी कर रहे हैं एज अ हॉट डेस्टिनेशन, लेकिन यहाँ पर ओवर सप्लाई काफी हो चुकी है, फिर भी आपको निवेश के तौर से अच्छा लग रहा है?
सो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका दिल्ली में गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा है। सिमिलरली कैलकाटा के अंदर राजा राट को आप ग्रेटर नोएडा माने एंड गुड़गांव को सेक्टर 5 सॉल्ट लेक माने। वहां पे सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के अंदर आज की डेट पे दाम जो हैं काफी हाई हैं कंपेयर टू राजा राट। प्लस राजा राट में जो अवेलेबिलिटी है आज की डेट पे बिल्ट अप ऑफिसेज की उतनी ज्यादा आपको सेक्टर 5 के अंदर नहीं मिलेंगी विद द लार्ज फ्लोर प्लेट एंड मॉडर्न बिल्डिंग्स। सो क्लियरली हमारे हिसाब से राजा राट की पोटेंशियल इज द सेम जैसे ग्रेटर नोएडा की दिल्ली में अगर आप कंपेयर करें गुड़गांव से तो सिमिलर पोटेंशियल है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डाला हुआ है। इसके अंदर 3 से अगर 5 साल अगर आप बोलते हैं तो आपको 30-35% मिल जाएगा, पर अगर 2 से 3 साल बोलते हैं तो इसके अंदर 15 से 20% ही आपको मिलेगा। चलिए 30 से 35%, लेकिन अच्छा रिटर्न हो सकता है 3 साल के आसपास। बहुत शुक्रिया आपका अनुज। तो इसी के साथ तमन्ना, हम हफ्ते भर से बात कर रहे थे 8 बड़े शहरों की और आज हमने खत्म किया। उम्मीद करेंगे कि लोग इस रिपोर्ट से कुछ फायदा उठा पाए। और रुपए की कमजोरी से महंगी हो गई विदेश यात्रा और घट गए हैं सैलानी। लेकिन तरह तरह की छूट दे रहे हैं। कैसे होगी इसकी भरपाई, देखिए थोड़ी देर। और अब बात हमारे खास आयोजन फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, जो कि है इस बार राजकोट। राजकोट एक ऐसा शहर जो अपने खान पान के लिए भी जाना जाता है। काठियावाड़ी खाना हो या फिर यहाँ की चिक्की, पेड़े और चिवड़ा, इनका स्वाद जिसने एक बार चख लिया वो कभी भूल नहीं सकता। यहाँ के लोग शॉपिंग के लिए भी काफी शौक रखते हैं, खासतौर पर युवा, और मॉल्स जाना उन्हें काफी पसंद भी आता है। एक नजर। तो राजकोट में खाने पीने की एक से बढ़कर एक चीज मिलती है, लेकिन यहाँ के लोगों की एक खास पसंद है चिक्की। मूल रूप से मूंगफली और गुड़ से बनने वाली चिक्की अब 30 से ज्यादा फ्लेवर्स में आती है। राजकोट के जलाराम चिक्की वाले पिछले 40 साल से चिक्की बेच रहे हैं और पूरे गुजरात में इनकी चिक्की को पसंद करने वाले मिल जाएंगे। फ्रेंड्स कभी आते जाते हैं तो हम लोग उनसे मंगवाते रहते हैं। यहाँ की चिक्की में ये बात है कि इसमें शुगर होने के बावजूद भी शुगर है वो पता नहीं चलता। फिलहाल जलाराम चिक्की का 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है और इनके राजकोट में 4 स्टोर्स हैं। लेकिन अब ये अहमदाबाद सहित गुजरात के दूसरे शहरों में भी अपने स्टोर्स खोलने की योजना बना रहे हैं। अभी राजकोट के अंदर हमारी 4 ब्रांच हैं और हम आगे जाके अहमदाबाद में और गुजरात में और 1-2 ब्रांच बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चिक्की के साथ साथ राजकोट के पेड़े, जिन्हें यहाँ पर पेंडे कहा जाता है, काफी मशहूर हैं। आपको यहाँ पर 300 से 600 रुपए प्रति किलो तक के पेड़े मिल जाएंगे, जिनमें केसर से लेकर बादाम, पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट पेड़े शामिल हैं। मेरी बेटी की यहाँ बेटी भी हुई है, इसलिए यहाँ से हमें पेंडा वहाँ ले जाते हैं और हमने ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा भेजा है वहाँ पे। हम 30 साल से ये पेड़ा खा रहा है, हमारा घर में रोज ये पेड़े रहते हैं। मिठाई, ऐसे मिठाई कभी दुनिया में मैंने खाई नहीं। राजकोट में आपको पोहे से बने चिवड़े के साथ मिलेगी सूखी चटनी। ये चटनी हरी मिर्च और दलिया से बनती है। राजकोट के रसिकलाल चिवड़ा वाले तो ऐसी चटनी बनाते हैं जिसे आप 3 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। खुशी तो हो ही रही है। I mean, काफी बदलाव आ चुका है। बदलाव आया है, इससे हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आके 2-3 घंटे टाइम पास भी हो सकता है। मॉल्स के अलावा राजकोट में बिग बाजार के 2 स्टोर्स हैं और अगले साल रिलायंस भी यहाँ पर अपना मेगा मार्ट खोलने वाला है। भरत बराई के साथ मनीष देसाई, राजकोट। Rajkot is one of the most prominent cities after Ahmedabad and Surat. There is a big scope, and particularly for Sahara, where we are targeting B and C cities, the growth prospects are very high. Presented by Sera, reflects your style. डॉलर महंगा हो गया है, यानी अब विदेश की सैर के लिए आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। जाहिर है कि इसके बाद कई लोग अपना ट्रैवल प्लान टालने की सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले आप टूर ऑपरेटर्स की डिस्काउंट के बारे में जरूर सुन ले, क्योंकि हो सकता है आपको पहले से भी सस्ते में घूमने का मौका मिल जाए।
डॉलर महंगा होते ही ट्रैवल एजेंसीज का धंधा मंदा हो गया है। ऐसे में एजेंसी सैलानियों को एक बार फिर से खींचने की कोशिश में जुट गई हैं। अचानक ही बाजार में कई तरह के ऑफर और छूट आ गए हैं। क्योनी इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और बाली घूमने पर 27,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है, जिसके बाद आप महज 15,000 रुपए में इन जगहों पर जा सकते हैं। वहीं थॉमस कुक ने 3 तरह के बजट सेवर हॉलिडे पैकेज शुरू किए हैं। cleartrip.com के जरिए आप EMI पर हॉलिडे पैकेज बुक करा सकते हैं। एक्सपीडिया भी थाईलैंड में होटल बुकिंग पर 50% तक का डिस्काउंट दे रही है। मॉनसून पैकेजेस हमने लॉन्च करे हैं, ये ज़्यादातर शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशंस में लॉन्च करे हैं, सो दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड सीइंग द प्राइस एंड द फैक्ट कि ठीक है अभी 4 दिन की छुट्टी है, शायद मैं थाईलैंड जा सकता हूँ। तो उस तरह से हमने प्रोडक्ट प्लानिंग करा है। इन ऑफर के बावजूद अगर आपको विदेश की छुट्टी महंगी पड़ रही है तो हम आपको बताते हैं कुछ नुस्खे। आप 2 हफ्ते के बजाय 1 हफ्ते की छुट्टी पर ही जाएं। यूरोप और अमेरिका की बजाय आप साउथ ईस्ट के देश जैसे मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग जाएंगे तो अच्छी बचत हो जाएगी। या फिर दुबई, नेपाल, भूटान और मालदीव जाने की भी आप सोच सकते हैं। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं। वो बैठ के देख रहे हैं कि क्या ये रुपी वापस 55-56 तक जाएगा या और महंगा होता जाएगा। अगर तो और महंगा हुआ तो वो या तो अपनी छुट्टी कैंसिल कर देंगे या उसको छोटा कर लेंगे या डोमेस्टिक हॉलिडे ले लेंगे। टूटे हुए रुपए ने आपके ट्रैवल बजट को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, लेकिन फिर भी एक प्लान ट्रिप और ग्रुप पैकेज डील के जरिए और विदेश में अकोमोडेशन और शॉपिंग पर थोड़ा सा कम खर्च कर आप अपनी छुट्टियों का पूरा मजा विदेश में ले सकते हैं। राशि महेश्वरी, मुंबई। चलिए विपिन, ये अब जमाना आ गया है कि रुपए के चाल के साथ अब अपने टूर भी प्लान करते रहे। जी हाँ, बट अच्छा भी है, भारी डिस्काउंट भी मिल रहा है। चलिए, आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। अब आपसे सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।